खबरें तफसील से। अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रसूमात की अदायगी थोड़ी देर में होने वाली है। अस्पताल से जुज़्दे खाकी को लेकर जाया जा रहा है। अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला का इस तरह दुनिया से अचानक चले जाना उनके करोड़ों मद्दाहों के लिए बड़ा सदमा है। उनके इंतकाल की खबर से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों समेत हर कोई गमजदा है। हर किसी की जुबान पर यही है कि सिद्धार्थ तुम जल्दी जा चुके, चले गए। आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रसूमात थोड़ी देर बाद मुंबई में ही अदा की जाएंगी। ओशीवारा शमशान घाट में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। जराये के मुताबिक कल 3 घंटे तक सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम हुआ है। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट भी आ गई है। वाज़ेह रहे, सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में कल इंतकाल हो गया था। बिग बॉस 13 के फातेह सिद्धार्थ शुक्ला की मौत डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक से हुई थी। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी अदाकारी के जलवे कई टीवी सीरियल और फिल्मों में बिखेर चुके हैं। बिग बॉस 13 के बाद से सिद्धार्थ शुक्ला के करियर को एक नई पहचान मिली थी। उमर खालिद दिल्ली फसादात की साजिश के इल्जाम में यूएपीए के तहत जेल में है। उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि उमर खालिद को गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कोर्ट जल्द इस मामले पर हकायक को सामने रखकर फैसला सादिर करेगी। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास के साथ खुसूसी गुफ्तगू की। साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद, पिछली सुनवाई काफ़ी हंगामा खेज रही। हमारे साथ हैं उमर खालिद के वालिद साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पिछली सुनवाई हुई, कितने पुरुम्मीद हैं आप उमर खालिद की ज़मानत को लेकर? देखिए, उमर खालिद के सिलसिले में केस की जो बुनियाद थी वो तो हमारे वकील ने ढा दी बिल्कुल। और ये एक बात तो ये कही उन्होंने कि ये मुकदमा जो है वो फसादात से मुताल्लिक़ है, कम्युनल राइट हुआ था उससे मुताल्लिक़ है। तो कम्युनल राइट में लोगों की जानें गई, माल लूटा गया, ये सब कुछ हुआ। तो उसके लिए हमारे जो नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर वो धाराएं मौजूद हैं जो इस पूरे इसको कवर करती है। अलग से यूएपीए लगाने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं थी। यूएपीए एक टेररिज्म के लिए धारा है। तो 101 एक और केस था इसमें, खजूरी खास का, उसमें सिमिलर केस है। यानी आप कैसे देखेंगे तो कट एंड पेस्ट है, वहाँ भी यही चार्जेज है, वहाँ भी यही चार्जेज है। उन 101 में उमर को काफ़ी पहले बेल मिल गई है। तो वकील ने ये कहा कि अगर यूएपीए नहीं होता तो इस केस में भी उमर को बेल मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यूएपीए सिर्फ इसलिए लगाया गया कि बेल ना मिले आसानी से। आप ये मानते हैं कि यूएपीए का इस्तेमाल जो है उमर को जेल के अंदर रखने के लिए किया गया? उमर को और जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार किए उन सबको जेल के अंदर एक लंबे वक्त के लिए तक रखने के लिए किया गया। और इस दरमियान में मीडिया के ज़रिए से एक नैरेटिव बनाना चाहती है गवर्नमेंट। दूसरी बात, वकील ने ये बात कही कि इस केस में एक बुनियादी बात अदालत यानी चार्जशीट में ये कही गई थी कि उमर खालिद इस कम्युनल राइट के मास्टरमाइंड है। और उमर खालिद सैफ़ी और ताहिर हुसैन काउंसलर जो थे उनके दरमियान 8 जनवरी को 2020 को 8 जनवरी को यहाँ शाहीन बाग में एक मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में ये प्लान किया गया था कि ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ा धरना, बड़ा मुजाहरा करेंगे। हमारे वकील ने कहा कि पहली बार भारतवासियों को ट्रंप के आने की खबर हुई 11 फरवरी को, जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऐलान हुआ कि ट्रंप आने वाले हैं। तो 1 महीना पहले उमर खालिद सैफ़ी और ताहिर हुसैन को कहाँ से पता चल गया था ट्रंप आने वाले हैं? तो ये फैब्रिकेटेड है पूरा केस। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसके बाद जो सब्सिक्वेंट चार्जशीट बाद में दाखिल की गई उसमें से ये वाक़या हटा दिया गया। तो ये दर्शाता है कि जो बुनियाद बनाई गई थी वो बुनियाद ही गलत थी। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमारा उम्मीद ये कि ये जो पिछली सुनवाई में जो बातें आई थी वो बेसिक इस केस के सबूत थे जिसको हमारे वकील ने ढा दिया। फिर वकील ने एक बात और बहुत बुनियादी कही थी कि भाई इस केस में आपने उमर खालिद को, यानी ये वाक़या हुआ था फरवरी 2020 में और आपने उमर को गिरफ़्तार किया सितंबर 2020 में। यानी तो इतने दरमियान में आप क्या करते रहे? और फिर ये कि जब पहले जो 700 एफआईआर फाइल हुए, 700 से ज़्यादा एफआईआर फाइल हुए, उस एफआईआर में कहीं उमर खालिद का नाम नहीं है। जो केसेस के ऊपर फाइल किए गए आपने उसमें कहीं उमर खालिद का नाम नहीं है। तो ये आफ्टर थॉट है, आपने उमर खालिद को फंसाना था और सीए एनआरसी के अंदर जिन लोगों ने तहरीक चलाई उन सबको इसमें गिरफ्तार करना था। तो आपने एक फ्रॉड यानी एक साजिश का एक फ्रॉड रचा और ये कहा कंकॉक्टेड है पूरा केस।
और ये कहा कि भाई इनको फंसाना है, इसलिए ये एक तो 8 जनवरी का एक वाक़या, फिर ये एक तकरीर, फिर ये इस तरह के तमाम जुमले निकाल कर आपने UAPA लगा के इनको जेल में डाल दिया है। ये बेबुनियाद केस है। ये इस केस में जितनी बातें कही गई ये सब झूठी है, कंकॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है और उमर खालिद पर ये केस नहीं बनता है। जाहिर बात है कि अभी तो उस पर बेल पर गुफ्तगू चल रही है। हमें यकीन है इससे पहले भी नताशा नरवाल को, कलीना कलिता को और आसिफ तन्हा को बेल मिल चुकी है और कल भी 3-4 लोगों को बेल मिली है इस तरह के वाक़यात में। तो हमें उम्मीद है कि उमर खालिद को बेल मिल जाएगी, इसलिए कि बेल ना मिलने की कोई वजह समझ में नहीं आती। तो ये वो हंगामेदार केस है जो पिछली सुनवाई में काफ़ी हंगामा रहा, इस पर हमारी नज़र भी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उमर खालिद को इस मामले में ज़मानत मिलती है तो दूसरे जो FIR 59 है जिसमें 17,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है, उन सब के लिए भी एक रास्ता ज़मानत का खुल सकता है। कैमरामैन अली के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बारामुल्ला का दौरा किया। उन्होंने सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार और पुलिस के दीगर आला ओहदेदार उनके हमरा मौजूद रहे। दिलबाग सिंह ने ओल्ड टाउन बारामुल्ला के अलावा शुमाली कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पुरअमन और काबू में है। डीजीपी ने लोगों की सताइश करते हुए कहा कि लोगों ने अमन कायम रखा और अमन की बरकरारी में पुलिस व दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को ताउन दिया है। डीजीपी से जब ये पूछा गया कि क्या हालात पुरअमन रहने के चलते मोबाइल, इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस बहाल की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जल्द ही ये खिदमात बहाल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान से यहां के हालात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कश्मीर के कुछ नौजवानों के तालिबान में शामिल होने से मुतालिक खबरों को डीजीपी ने बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इसके एजेंट गलत खबरें फैला रहे हैं। सिंह ने कहा कि कश्मीर के नौजवान खेलकूद और दीगर मुस्बत सरगर्मियों में दिलचस्पी रखते हैं। जो हुई है गिलानी साहब के गुजर जाने के बाद, तो आप समझते हैं कि नियंत्रण में है, कंट्रोल में है? सिचुएशन पूरी तरह नियंत्रण में है, पूरी तरह कंट्रोल में है। पिछले 2 दिन में एक भी किसी तरह का वाक़ा नहीं हुआ है। इसमें आवाम की, लोगों की बहुत बड़ी कोऑपरेशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े सब्र और तहम्मुल से, बड़ी रिस्ट्रेंट से अपना काम कर रही हैं। सब जगह पर हम लोगों ने देखा, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल कल देखे, आज ये बारामुल्ला शहर देखा, बाकी जगह भी जा रहे हैं जी। सब जगह पे ठीक ठाक है। मैं आवाम को, लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अमन में उनका विश्वास है, अमन में उनका भरोसा है और सब जगह पे अमन और अमान को कायम रखने के लिए जहां फोर्सेस काम कर रही है, हमसे ज़्यादा पब्लिक और आवाम की कोऑपरेशन है। तो कब तक हम समझ सकते हैं कि जो इंटरनेट या फ़ोन बंद है, कब तक वो खुल सकते हैं? जल्द ही इसका रिव्यू लेंगे और मेरे ख्याल में बहुत जल्द खोल देंगे। तो अफगानिस्तान की सिचुएशन का अगर हम मुवाजना करें यहाँ, उसका असर पड़ेगा यहाँ या नहीं पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो आप तैयार हैं उसके लिए? किसी तरह की फिक्र की बात नहीं है, सब ठीक ठाक है जी। तो सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कुछ बच्चे तालिबान ज्वाइन करे हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, फेक न्यूज़ है। और इस तरह की जो फेक न्यूज़ है, फेक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में मलीशियस तरह का जो प्रोपेगेंडा डलता है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान नवाज जो जहाँ पर एजेंट हैं उनकी वजह से डलता है। सब ठीक ठाक है। नौजवान बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, रग्बी खेल रहे हैं, वो फोटो नहीं देख रहे आप? हर बच्चा जहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहता है, संवारना चाहता है, कोई भी बच्चा इस तरफ नहीं जा रहा है। कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की उबूरी जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी जमानत की अर्जी पर राहत देने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह हो कि 1984 के सिख मुखालिफ तशद्दुद केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को हुक्म दिया था कि वो उम्र कैद के मुजरिम कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार की सेहत के रिकॉर्ड की जांच पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर तक हलफनामा तलब किया है। सज्जन कुमार ने तिब्बी बुनियाद पर उबूरी जमानत मांगी है। काबिल जिक्र है 1984 में उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म आन जहानी इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद मुल्क भर में सिखों के खिलाफ तशद्दुद भड़क उठा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में दिल्ली फसादात के लिए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से सज्जन कुमार जेल में है। साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को कल अदम करार दिया था, जिसमें निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।
1984 सिख दंगा मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सज्जन कुमार ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग की थी। आज फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई ने सज्जन कुमार की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि सज्जन कुमार का स्वास्थ्य स्टेबल हो रहा है और वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, लिहाजा वो डॉक्टरों की देखरेख में हैं और ऐसे में उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सज्जन कुमार के वकील ने कोर्ट में ये कहा कि सज्जन कुमार अपना इलाज वेदांता अस्पताल में करवाना चाहते हैं और वो कस्टडी में रहकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में सज्जन कुमार ही एक ऐसे वीआईपी बीमार नहीं हैं जिनको जमानत दी जानी चाहिए। उनके ऊपर गंभीर अपराध लगाए गए हैं। अगर सज्जन कुमार अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो वो जेल में डॉक्टरों की देखरेख में ही अपना इलाज करवाएं। और ये कहते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की मेडिकल ग्राउंड पर जो जमानत याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूएनएचसीआर के दफ्तर के सामने दिल्ली में एहतजाज कर रहे अफगान पनाहगजीनों के एहतजाज मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एहतजाजियों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए और दिल्ली पुलिस को हिदायत दी है कि 2 दिन के अंदर मुंतकली के अमल पर फैसला लें। कोर्ट ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर मुंतकली को बरायकार नहीं लाया गया तो 7 सितंबर को कोर्ट खुद फैसला लेगी। साथ ही कोर्ट ने कोविड ज़ाब्तों के निफाज को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि अफगान पनाहगज़ीन यूएनएचसीआर के दफ्तर के सामने एहतजाज की इजाजत भी नहीं ली थी। उनका मुतालबा है कि उन्हें यूएनएचसीआर पनाहगज़ीन के तौर पर तस्लीम करें और उनकी जहत में उन्हें पनाहगज़ीन वाले कार्ड मुहैया कराए जाएं ताकि वो बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सकें और पनाहगज़ीनी के सभी फायदों से मुस्तफीद हों। अफगानिस्तान की नई हुकूमत की क़यादत मुल्ला बरादर करेंगे। ज़राए के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि तालिबान नई हुकूमत की तश्कील के लिए तैयारी कर रहे हैं और नई हुकूमत की क़यादत मुल्ला बरादर को सौंपी जाएगी। अफगानिस्तान में हुकूमत तश्कील देने के सिलसिले में तालिबान लीडरों के बीच मुशावरत का अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में आइंदा हफ्ते हुकूमत तश्कील पाई जा सकती है। तालिबान के बेशतर लीडर कंधार में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक बैतुल्ला अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। ख्याल रहे कि पहले जुम्मे की नमाज के बाद नई हुकूमत तश्कील दिए जाने की बात कही जा रही है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के सुपर बाजार में हुए चाकू जनी के मामले से सनसनी फैल गई है। इस हमले में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। उनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। हमलावर का ताल्लुक श्रीलंका से बताया जा रहा है। वहीं इसी मामले में जसिंडा आर्डन ने हमले को दहशतगर्दाना करार दिया है। उन्होंने हमले की मजम्मत की है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 5 सितंबर से बीजेपी यूपी की तमाम असेंबली हलकों में कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत काशी से करेंगे। आला रहनुमाओं के साथ साथ काबीनी वजीर, मरकजी वुजरा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसको सम्मेलन का नाम दिया है, आपको बता दें प्रबधु इस सम्मेलन का नाम दिया गया है। दिल्ली फसादात के दौरान दियालपुर इलाके में दुकानों को नजर-ए-आतिश किए जाने के मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने 3 मुलजमीन को बरी कर दिया है। उनमें आम आदमी पार्टी के काउंसलर रह चुके ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम भी शामिल हैं। दियालपुर थाने में दर्ज अलग अलग मुकदमों में शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब को मुलजिम बनाया गया था। अदालत ने मुलजमीन को बरी करते हुए अपने फैसले में कहा है कि जांच के लिए दस्तयाब जदीद साइंसी वसाइल के बावजूद पुलिस जांच करने में नाकाम हुई है। कोरोना के वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है जिंदगी का यकीन, वैक्सीन। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में वाकई मीडिया सेंटर में सहाफियों को उनके अहले खाना को वैक्सीन दी जा रही है। सहाफी सबसे ज्यादा मैदान में सरगर्म रहते हैं, इसीलिए इस वबा से बचने का वाहिद तरीका वैक्सीन है।
श्रमजीवी जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदर अनुज चौधरी ने बताया कि सहाफियों और उनके खानदानों को मीडिया सेंटर में वैक्सीन की खुराकें दी जा रही हैं। बहुत से सहाफी अपने खानदानों के साथ यहां पहुंच रहे हैं। श्रमजीवी पत्रकार संघ के आह्वान पर और गाजियाबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कोऑर्डिनेशन से आज गाजियाबाद मीडिया सेंटर पर जो कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित है एक जो वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। इस वैक्सीनेशन कैंप में जिन पत्रकारों को पहली डोज लग गई थी उनको दूसरी डोज लग रही है और जिन पत्रकारों को किसी कारणवश पहली डोज नहीं लग पाई थी उनको पहली डोज लग रही है। बड़ी संख्या में कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।